आपका जो सप्लाई फंक्शन है वो सप्लाई फंक्शन पहले से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट रखिएगा कि अनुदान जैसे टैक्स प्रोड्यूसर पे लगाया जाता है और उससे सप्लाई फंक्शन चेंज हो जाता है, उसी तरह आपका जो सब्सिडी होता है वो भी प्रोड्यूसर को दी जाती है और उससे हमारा सप्लाई फंक्शन चेंज हो जाता है। तो जब सप्लाई फंक्शन चेंज हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो पहले से कम हो जाएगा। सब्सिडी देने के बाद वस्तुओं का मूल्य पहले से कम हो जाता है, ये पहला पॉइंट आप नोट रखिएगा। एंड सेकेंड पॉइंट आपका है कि जब, याद रखना, मांग का नियम क्या कहता है कि जब वस्तुओं का मूल्य कम होगा तो उसकी मांग पहले से अधिक हो जाएगी, यानी जो आपकी क्वांटिटी है पहले से बढ़ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। ठीक है, तो जब आपका सब्सिडी दी जाएगी तो सब्सिडी प्रोड्यूसर को दी जाती है, इससे सप्लाई फंक्शन आपका परिवर्तित हो जाएगा, एक नया सप्लाई फंक्शन बनेगा और इसको हम लोग अपनी सुविधा के लिए एस कह देते हैं या QS कह देते हैं, यानी सब्सिडी युक्त सप्लाई फंक्शन है। ठीक है, तो इससे आपको दो रिएक्शन दिखाई पड़ते हैं, मूल्य कम होता है और क्वांटिटी बढ़ जाती है। जबकि आपको मैंने कल जब टैक्स पढ़ाया था तो टैक्स का मतलब आपने देखा होगा कर था, और कर को हम लोगों ने स्मॉल t से डिनोट करते हैं। कर कहाँ पे लगाया जाता है, कर भी प्रोड्यूसर के ऊपर लगाया जाता है, और प्रोड्यूसर के ऊपर लगाया जाता है तो उससे आपका सप्लाई फंक्शन पहले से चेंज हो जाता है, और जब सप्लाई फंक्शन पहले से चेंज हो जाता है तो आपका प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है और क्वांटिटी जो है वो पहले से घट जाती है। तो कल मैंने आपको बताया था। लेकिन टैक्स का जो बर्डन है ये आपको मैंने डिस्कस किया था कि टैक्स बर्डन जो होता है वो 100% ना तो कंज्यूमर के ऊपर होता है ना तो प्रोड्यूसर के ऊपर होता है। ठीक है, तो टैक्स बर्डन जो आपका होता है वो क्या करता है, कुछ प्रोड्यूसर के ऊपर हो जाता है और कुछ कंज्यूमर के ऊपर होता है। इट विल बी डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये जो प्रोड्यूसर के ऊपर या कंज्यूमर के ऊपर कितना टैक्स बर्डन होगा ये मांग की तथा पूर्ति की लोच पर निर्भर करता। अब ये मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जब आपको पढ़ाऊंगा मांग की लोच पढ़ाऊंगा, आपको अगला टॉपिक पूर्ति की लोच पढ़ाऊंगा और इनको कैलकुलेट करना आपको सिखाऊंगा। जब अगला लेक्चर मेरा होगा तो उसमें बताऊंगा कि वो कौन सी कंडीशन है जहां पर पूरी तरह से टैक्स शिफ्ट हो सकता है, ये टैक्स को प्रोड्यूसर कंज्यूमर को ऊपर धकेल देगा, यानी पूरा का पूरा जितना टैक्स लगा है वो सबका सब प्राइस में ऐड कर देगा। ये सिचुएशंस भी होती है कभी कभी, तो वो मांग की लोच कैसी होगी, या कभी कभी ऐसी भी सिचुएशंस मिलती है कि टैक्स जो होता है वो एक भी पैसा कंज्यूमर के ऊपर नहीं शिफ्ट कर सकता है, एक भी पैसा जब नहीं शिफ्ट कर पाता तो ऐसी भी सिचुएशंस हमको दिखाई पड़ती हैं। तो इन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम मांग की लोच पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे टैक्स डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन के अंतर्गत कि सब्सिडी का क्या इंपैक्ट पड़ता है और प्राइस कैसे चेंज होती है। तो मेरे पास एक डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन दिया गया है। डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन दिया है आपका है S इक्वल टू -200 प्लस 50p। इस पे ऑलरेडी S लिखा है तो यानी आप जान जाओगे सप्लाई फंक्शन है, बिकॉज ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। वास्तव में इसको Q के रूप में होता, लेकिन इकोनॉमिस्टों ने क्या किया कि इसको क्या होता, Q को S में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको हेल्प हो जाए। और D इक्वल टू क्या आपको है, D इक्वल टू आपके पास है 1000 माइनस 25p, 1000 माइनस 25p। तो ये मेरे पास डिमांड फंक्शन दिया गया। अब देखो इसमें p के पहले पूर्व देखिएगा, p के पहले आप देख सकते हो कि p के पूर्व माइनस का सिंबल है तथा यहाँ पर d की जगह क्वांटिटी होती है और s की जगह क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर प्लस है। तो यानी ये आपका नीचे ये क्या है, ये डिमांड फंक्शन है और ऊपर जो आपका है
ये आपका सप्लाई फंक्शन है, ठीक है, सप्लाई फंक्शन है। अब आप देख सकते हो, चलो इक्विलिब्रियम निकालोगे, ठीक है। अब मैंने एज्यूम कर दिया है कि मान लीजिए गवर्नमेंट सब्सिडी 5 रुपए प्रति इकाई दे रही है, 5 रुपए पर यूनिट है, ये पर का चिन्ह है, तो ये जो सब्सिडी है, सब्सिडी को अधिकतर वैसे हम स्मॉल एस से ही डिनोट करते हैं, और जो सप्लाई होता है, सप्लाई का एस कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो 5 रुपए अगर आपकी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है तो व्हाट विल बी न्यू प्राइस, तब नया प्राइस क्या होगा, व्हाट विल बी न्यू क्वांटिटी, तब नया क्वांटिटी क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल आप जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ लीजिए। जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढने के लिए क्या हो जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई आपका ऐसे होगा, डिमांड एंड सप्लाई ऐसे हो जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऐसे हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर डिमांड जो फंक्शन है कितना है आपका 1000 माइनस 25p इक्वल टू सप्लाई फंक्शन आप लिख दो। सप्लाई फंक्शन में कितना है -200 प्लस 50p। ये आपने डिमांड की जगह डी की जगह आपने डिमांड फंक्शन के जो वैल्यूज है उनको रख दिया फलन में, और जो सप्लाई की जगह एस के आगे हैं इनको उठा करके आपने रख दिया। तो अब इसको अगर हम सोल्यूशन निकालते हैं तो देखिए ये p है, इनको p को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो -25p माइनस 50p, p ये 50 को मैं इधर ले गया तो -50p इक्वल टू -200 माइनस 1000, ठीक है, -200 और ये 1000 आ जाता तो -1000। तो इस प्रकार अब मेरे पास क्या हो जाता है -75p -75p इक्वल टू आपका हो जाएगा -1200, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा 1200/75। अब बता दो p का मान कितना आया, 16 16 16.6 16.6। पूरा 16 यस सर। आएगा 6 में। नहीं सर, पूरा 16 पूरा होगा। 16 आएगा सर। पूरा 16 आएगा 16, सर। ठीक है। तो ये जी 16 सर। रुपए देखो मूल्य हो जाता है, ठीक है, 16 रुपए मूल्य है, तो ये संतुलित मूल्य के नाम से जाना जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस मूल्य का मान चाहे तो आप डिमांड फंक्शन में रख दो, चाहे तो सप्लाई फंक्शन में रख दो, ठीक है। तो हमने मान लीजिए ऊपर मेरे पास सप्लाई फंक्शन है, तो p बराबर 16 को हमने कहाँ रख दिया, सप्लाई फंक्शन में रख दिया, तो s इक्वल टू -200 प्लस 50 इंटू 16। अब आपके पास हो जाएगा -200 प्लस 16 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे बोलो मल्टीप्लाई 800। करो, 800, 800 हाँ। अब क्या हो जाएगा 600, 600। तो 600। अब देखो ध्यान से, अगर इस p का मान डिमांड फंक्शन में रखोगे तो भी आपको 600 आना चाहिए, तब आप समझ जाओगे कि हमारा आंसर करेक्ट है। आपको एग्जाम में करेक्शन देखना होगा रफ में जाके, ठीक है। सप्लाई का मान अगर 600 आता तो डिमांड को रफ में जाके टेस्ट कर लेना, अगर 600 नहीं आता तो समझ जाना आपका जो मूल्य P16 आया है वो गड़बड़ है। तो एग्जाम में रफ पेज पे ये जरूर निकाल लेना कि अगर डिमांड 600 है तो सप्लाई भी 600 होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन आ गई कि P इक्वल टू 16 ये इक्विलिब्रियम प्राइस है विदाउट सब्सिडी के, एंड ये आपका क्वांटिटी जो है वो 600 है विदाउट सब्सिडी के। तो ये दो इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, ठीक है। ये पहले दिन वाली क्लास थी। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं। तो जब सब्सिडी की बात करेंगे तो मैंने क्या बोला कि सप्लाई फंक्शन में सब्सिडी को चेंज किया जाता है। तो कैसे हम चेंज करेंगे, सबसे पहले आप सब्सिडी को रखोगे। तो सब्सिडी जब आप सबसे पहले देखोगे तो सप्लाई फंक्शन का क्या है, आपका सप्लाई फंक्शन है s इक्वल टू आपका -200 प्लस 50p, -200 प्लस 50p, ये आपका सप्लाई फंक्शन है। और मैंने बोला टैक्स और सप्लाई सब्सिडी, इसमें सप्लाई फंक्शन चेंज होता है।
उस चेंजेज को आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, सब्सिडी में आपको क्या करना पड़ता है, जितनी आपकी सब्सिडी है 5 रुपए प्रति इकाई है, सपोज दैट ये 5 रुपी पर यूनिट है, 5 रुपए पर यूनिट है, तो आपको पी के साथ प्लस करना होगा। टैक्स को माइनस करते हैं हम लोग और सब्सिडी को प्राइस के साथ प्लस करना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट रखना पड़ेगा। तो यानी S इक्वल टू -200 प्लस 50 और ब्रैकेट में P प्लस 5। देखो ये सब्सिडी है और अगर यही 5 रुपए टैक्स होता तो मैं क्या करता, P -5 कर देता। ठीक है, देखो ये प्रोड्यूसर को मिल रही है सब्सिडी और टैक्स प्रोड्यूसर से लिया जा रहा है, इसलिए माइनस लगता है टैक्स के साथ, और सब्सिडी प्रोड्यूसर को दिया जाता है इसलिए प्लस लगता है। ठीक है, अब नया न्यू सप्लाई फंक्शन होगा, तो इस सप्लाई फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एसएस कहेंगे ना, सब्सिडी युक्त सप्लाई फंक्शन है। तो आपका एस एस इक्वल टू -200 प्लस आपका 50p प्लस आपका 25। ठीक है, 250 आपका हो जाता है। अब चलो इसको और रिसेट कर लो, तो एस एस इक्वल टू -200 प्लस, सॉरी इसको -200 नहीं, इसको हम कर देते हैं कितना, इसको हम कर देते हैं +50 कर देते हैं। 250 प्लस का है, 200 माइनस का है, तो यहाँ 50 बचता है और आपका 50p हो जाता है। तो ये न्यू सप्लाई फंक्शन है आफ्टर सब्सिडी, ये जनरेट करना आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, टैक्स में मैंने बोला यहां पे माइनस हो जाता तो न्यू एसटी करके बन के आता, लेकिन सारी एक्टिविटी आपकी किसके साथ होगी, सप्लाई फंक्शन के साथ ही करनी होगी। ठीक है, अन्य के साथ नहीं, सप्लाई फंक्शन, डिमांड से कोई मतलब नहीं आपको, चाहे टैक्स लगे चाहे सब्सिडी लगे। ठीक है, नई सब्सिडी अब जनरेट हुआ, अब क्या करो, न्यू इक्विलिब्रियम को जनरेट करो। चलो न्यू इक्विलिब्रियम जनरेट करो। हाँ बोलो सर ये लास्ट की 2 लाइनें मुझे थोड़ा सा कम समझ में आई हैं सर, सिर्फ बताओ। लास्ट की 2 लाइनें। क्या लास्ट की यही 2 लाइन? नहीं सर, सबसे लास्ट की 2 लाइन। ये हाँ बताओ इसमें। यस देखो सर, यस। हाँ देखो मैंने क्या किया, ये सप्लाई फंक्शन था, मैंने कहा कि जो सब्सिडी होती है वो पी में प्लस होती है, तो कितने रुपए सब्सिडी थी, 5 रुपए सब्सिडी थी। 5 रुपए मैंने जोड़ दिया, ये 50p था, पी में मैंने जोड़ा, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, p + 5 हो गया। चलो अब ब्रैकेट तोड़ देता हूं, तो -200 तो यही रहा, 50 का गुणा p के साथ तो क्या हो गया, 50p हो गया, 50 का गुणा 5 के साथ तो 250 हो गया। अब ये 250 प्लस का है, 200 धन माइनस का है, तो 250 में से 200 घटाए तो क्या बचा, 50 बचा, प्लस 50p मैंने एज इट इज रख लिया है। तो ये आपका नया सप्लाई फंक्शन हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट है, यस सर, थैंक यू सर। हाँ अब न्यू इक्विलिब्रियम कैसे सर्च करेंगे, डिमांड फंक्शन तो वही रहेगा, देखो कौन सा, पुराना वाला। सप्लाई फंक्शन कौन सा रखना पड़ेगा आपको, सब्सिडी वाला। तो डिमांड फंक्शन हाँ पुराना वाला कौन सा है, 1000 - 25p, 1000 - 25p इक्वल टू एसएस क्या है आपका, ये देखो ये आपका एसएस यानी सब्सिडी युक्त सप्लाई फंक्शन है, तो दैट इज 50 + 50p। चलो सही करते हैं, -25 12.6 आएगा इसका हाँ प्राइस। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, -50p, एक तरफ मैंने ppa कर दिया, आपका 50 - 1000, अब कितना हो जाएगा, -75p इक्वल टू कितना हो जाएगा, -950, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो p बराबर कितना हो जाता है, 950/75। अब बताओ p बराबर क्या हो जाएगा, कितना आया था, 12.6। 38 12.38 38 नहीं सर, 12.6। ओह 12.6। 12.6। नहीं सर, सर, केवल 12 38 आएगा। एक मिनट, आप लोग कंफ्यूज कर दिए मुझे जी, मैं कैलकुलेट कर लूँगा, मैं विश्वास नहीं करूँगा आप लोगों पे। 950 कटाने के बाद 38/3 आएगा। 37 75 से डिवाइड करेंगे, 12.66 आ रहा है, यानी 7 हो जाएगा, 12 रुपये 67 पैसे। ठीक है,
तो 12 रुपये 67 पैसे ये प्राइस हो गया नया प्राइस। अब इस नए प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, सब्सिडी युक्त सप्लाई फंक्शन में पी का मान रख दो। तो यहीं पर चलो पी बराबर 12.67 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका एस एस इक्वल टू 50 प्लस 50 इंटू 12.67 करो। अब क्या होगा 50 प्लस 50 प्लस 630 630 जोड़ दो 680 680 जी 680। तो ये आपकी क्वांटिटी हो गई 680। ठीक है, तो ये देखिए नया प्राइस और नई क्वांटिटी आ गई। पुराना प्राइस एंड पुरानी क्वांटिटी कितनी है, चलो नोट कर लो, साइड में ही मैं रख लेता हूं। कितना है 16 और 600। आपका 16 रुपए पहले प्राइस था और क्वांटिटी कितनी थी 600 थी। अब देखो सब्सिडी कितने की मिली 5 रुपए की। तो क्या सारा का सारा सब्सिडी प्राइस से घट गया? तो आप कहोगे नहीं सर, प्रोड्यूसर को हमने दिया था कि लो 5 रुपए पर यूनिट हमसे सब्सिडी ले लो। प्रोड्यूसर ने क्या किया, प्राइस के माध्यम से कंज्यूमर को बेनिफिट कितने का दिया मात्र, तो 12.67 से घटा दो 16 से घटा दो इसको, तो आपके पास हो जाएगा 16 से जब हम इसको माइनस करते हैं किसको 12.67 को, तो हमारे पास हो जाएगा 3 रुपए 33 पैसे। 3 रुपए 33 पैसे ना, 3 रुपए यस सर 33 पैसे उसने क्या हुआ, केवल बेनिफिट किसको दिया, कंज्यूमर को। यानी प्राइस केवल कितना डिक्लाइन किया 3 रुपए 33 पैसे का, और जबकि सब्सिडी कितने का लिया था 5 रुपए का। 5 रुपए का, यानी 1 रुपए आप क्या कितना कह सकते हो कि ये 3 रुपए 33 पैसे को में अगर हम ये कह दें कि 1 रुपए 67 पैसे का बेनिफिट किसको हुआ, प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर कितना हुआ 1 रुपए 67 पैसे का बेनिफिट कमाने लगा, और कंज्यूमर को इस सब्सिडी से बेनिफिट कितना हुआ 3 रुपए 33 पैसे का बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो कभी भी सब्सिडी मिलने का तात्पर्य यह नहीं होता एलपीजी में सब्सिडी मिल रही तो सारा का सारा बेनिफिट कंज्यूमर उठा रहा, नहीं। प्रोड्यूसर क्या करता है, वो अपने पास कुछ सब्सिडी का पार्ट रख लेता है। सारा सब्सिडी का जो अमाउंट प्राप्त होता है वो प्राइस से नहीं रिड्यूस करता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि तो मूल्य के माध्यम से उपभोक्ता को कितना लाभ होगा, तो उपभोक्ता को मात्र 3 रुपए 33 पैसे का लाभ हो रहा है, जबकि सब्सिडी कितनी है 5 रुपए की है। क्लियर है, 5 रुपए की सब्सिडी होने के बाद लाभ कितना हो रहा है आपका, मात्र 3 रुपए 33 पैसे, और प्रोड्यूसर 1 रुपए 67 पैसे अपना बेनिफिट उठा लिया। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है 80 इकाइयां। क्वांटिटी कितनी बढ़ी 80 इकाइयां। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, और मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जरूर आपसे पूछे गए होंगे जो आप एग्जाम दे करके आए हो। अब शायद आप सारे क्वेश्चन कर सकोगे। बोलो कितना इजी क्वेश्चन रहा है कि नहीं, आप बताओ, आपको लग रहा है कि नहीं इजी है सारे क्वेश्चंस? यस सर। हाँ यस सर, इजी है सर। इजी है ना। यस सर बस कोई समझ में नहीं आया था हमको कि कैसे करना था। चलो एक क्वेश्चन, सर हमारा बेस मजबूत था ना इसलिए। हाँ अब समझ में सारी चीजें आ रही कहानी आपको? यस सर, हाँ अब आ रहा है सर पूरा। पूरा आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक और चीज बताइए बताओ, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, ये जो प्रोड्यूसर वाला 1.67 है, ये नहीं समझ में आया कि प्रोड्यूसर को 1.67 कहाँ से मिला। क्यों 5 रुपए सब्सिडी? देखो मैं बताऊं, अच्छा ये मैं बताऊं, एक आपका ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कहाँ से मिला। ठीक है, मैं सपोज दैट चाय की दुकान रखा हूँ। ठीक है, मैं 10 रुपए की चाय बेच रहा हूँ संगम के किनारे। एक दिन पता है मेरी बात हुई संगम के एक चाय बेचने वाले से, तो बोला कि सर हम लोगों को इतनी ज़्यादा इनकम हो सकता है कि हम 2-2 लाख की चाय बेच लेते हैं 60 दिनों में, और 3 मीटिंग घर वालों को ड्यूटी लगती चाय बेचने में। सपोज दैट अगर वो चाय बेच रहा 10 रुपये का, और मैं कह दूं कि एक काम करो हम दान दे रहे हैं, आप एक काम करो मुझसे पर यूनिट चाय में 5 रुपए की सब्सिडी ले लेना, 5 रुपए की सब्सिडी ले लो, तो कितने की चाय आपको देना चाहिए 5 रुपए की ना।
क्योंकि सब्सिडी मैंने बोला 5 रुपए ले लेना, जी लेकिन वो आपके आने के बाद वो चाय का दाम कितना रख दिया, 6.5 रुपए। तो आपके अमाउंट से उसने सारा का सारा नहीं दिया ना कंज्यूमर को बेनिफिट। जी जी जी, समझे। आप तो चले आए वहां से कि एक काम करना, ऐसा कर देना कि 5 रुपए की सब्सिडी हम दे रहे हैं, तो अर्थात चाय 5 रुपए की पिलाना, लेकिन प्रोड्यूसर ने कितने की चाय पिलाई आपको, 6.5 रुपए की। तो 5 रुपए के रेट से आपसे ले लिया। जी ठीक है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में बेड लगे रहते हैं, लिखा रहता है पूर्ण रूप से डोनेटेड, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि वो पूरा पूरा डोनेशन वाला ना दे करके कह देंगे केवल हम आपको 80% डोनेशन का बेनिफिट देंगे, 20% आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप क्या कर लोगे, आप कुछ थोड़ो कर सकते हो। तो ये तो उस आपकी सब्सिडी देने के बावजूद भी प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, आपको उतना प्राइस में रिड्यूस ही नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि हम नहीं करेंगे, कोई देखने थोड़ो आ रहा। तो यही तो करप्शन है भारत में, और क्या करप्शन है। क्लियर है, समझ में आया? सर हाँ, ये तो समझ में आ गया सर। ये कैलकुलेशन में सर नहीं समझ में आ रहा कि ये कहाँ से निकला है सर 1.67। क्यों? कैलकुलेशन में नहीं दिख रहा मुझे कहाँ से अच्छा निकला। अच्छा, आप बताओ। ठीक है, आपकी एक दुकान है, ठीक है, आप मेरे साथ रहना। आपने एक वस्तु को 16 रुपए में आप बेच रहे हो, क्लियर है? आप मान लो गेहूं की बात कर लेते हैं, ठीक है, आपके घर में गेहूं होता है, आप गेहूं का दाम 16 रुपए है। मैं आया और मैंने आपको कहा कि एक काम करो, 16 रुपए का गेहूं गांव में मत बेचो, आप बड़े लोग गरीब हैं, 5 रुपए तुम मुझसे ले लेना। तो आप बताओ कितने में गेहूं आपको बेचना चाहिए था, बोलो? 11 रुपीज। 11 21 11 रुपीज। लेकिन आप बेच कितने में रहे हो, 12 रुपए 67 पैसे में। मतलब क्या है कि मुझसे आपने 5 रुपए तो ले लिया कि सर ठीक है आपका 5 रुपए हम काट ले, आप हमको दे दीजिए, अब हम 11 में बेचेंगे। लेकिन आपने बेचना क्या की चालू किया मेरे पीठ पीछे, 12 रुपए 67 पैसे में। तो आपने मुझसे कितना कमीशन खा गए, बोलो? 1 रुपए 1 रुपए 67 पैसे। 67 पैसे। 67 पैसे। और गांव वालों को आपने बेनिफिट कितने का दिया, मात्र 3 रुपए। 3 रुपए 33 पैसे का। अब जबकि मैंने बोला कितने का था देने को, 5 रुपए को मैंने बोला था ना कि 5 रुपए का बेनिफिट दे देना, लेकिन आपने कितना दिया, 3 रुपए 33 पैसे का। तो अब बताओ, समझ में आई बात? यस सर, अब समझ में आ गया सर। देखिए यस सर, सर। 16 से 12.67 माइनस करने थे सर, तब 1 रुपए 67 पैसे उधर जाके निकलता है और 3.33 इधर निकलते हैं जाएगा सर 5 हाँ रुपए का। हाँ हाँ, देखो, यस सर। अब गांव में खूब राशन की दुकान होगी, अब सारी कहानी समझ में आ रही होगी तुमको ना। यस सर। हाँ, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मतलब देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए चाहे जो हो, ठीक है, चाहे जैसे मुझे समझाना पड़े, आप अपने प्रश्न जरूर पूछना। ठीक है, एक क्वेश्चन है, हम दे रहे हैं, आप आगे आगे सॉल्व करोगे, पीछे पीछे हम करेंगे सॉल्व। जिन लोगों को आता है वो प्रॉपर आप करते जाओगे। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन सर्च कर लूँ। हाँ चलो नोट करो, 1 मिनट रुको थोड़ा सा। जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चंस कहाँ गए? क्वेश्चंस आपके
बनाने वाले क्वेश्चन भी गड़बड़ हो जाते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है ताकि आप लोग नई स्टेज पे हो तभी प्रॉपर चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ओके ठीक है, नोट करो आपका, नहीं तो आपका रिप्रेजेंटेटिव, हाँ नोट करो, Q इक्वल टू 150 माइनस 10p है, 150 माइनस 10p है, एंड Q इक्वल टू आपका 100 प्लस 5p है। अगर सरकार सब्सिडी 1 रुपये प्रति इकाई देती है, ठीक है, पहले आपको तो निकालना है इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले निकालना है, फिर आपको आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या निकालना है, फिर से प्राइस निकालना है और क्वांटिटी निकालना है, फिर आपको बताना है कि कंज्यूमर को कितना बेनिफिट हुआ इससे और प्रोड्यूसर को कितना बेनिफिट हुआ। ये क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करिए, आप सॉल्व करना चालू करिए। मैं थोड़ा सा उनको हिंट कर दूं जिनको समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए मतलब वो मेरे साथ देखते रहेंगे स्क्रीन पे, बाकी जिन लोगों को आ रहा है आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो देखो इसमें दो वेरिएबल हैं, आपका p है 10p है, इसके पहले क्या है 10 है, जबकि दूसरा वेरिएबल आपका q है, इसके पहले क्या है प्लस है। तो आप ये समझ जाओगे कि अगर p के साथ निगेटिव वो है सिंबल है और q के साथ पॉजिटिव है तो ये आपका डिमांड फंक्शन हो जाएगा, दिस इज डिमांड फंक्शन। ओके, इसी प्रकार जब p के पहले 5 है और इसके 5 धनात्मक है, मतलब 5 p आपका धनात्मक है और q भी धनात्मक है, तो ये आपका सप्लाई फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, नोट रखिएगा, क्योंकि सप्लाई फंक्शन के साथ ही आपको सब्सिडी वाली एक्टिविटी करनी होती है। अब हम पहले क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम निकालते हैं। तो बिना सब्सिडी के आप डिमांड एंड सप्लाई कर दीजिए, जो आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है। तो डिमांड एंड सप्लाई करने में क्या हुआ कि आपका 150 माइनस 10p इक्वल टू सप्लाई कितना हुआ 100 प्लस 5p हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माइनस 10p माइनस 5p इक्वल टू 100 माइनस 150 हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस 15p हो जाता है इक्वल टू माइनस 50 हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, p इक्वल टू 50 माइनस 15 हो जाता है, p इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 3 15, 5 10/3 यानी आपका 3.33 हो जाएगा, 3.3 तो ये हो आपका गया सर। ये इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके ठीक है, वेरी गुड, आप करो फिर देखते रहना, अगर मेरे में कोई गड़बड़ी हो तो बताना बीच में, ठीक है। अब ये P नहीं सर, है, ठीक है सर। ठीक है, हाँ ये P है। अब देखो इस संतुलित मूल्य को चाहे तो आप क्वांटिटी सप्लाई में रखना, चाहे डिमांड में रखना, आपको मात्रा मिल जाएगी। तो अब आपको Q इक्वल टू 150 माइनस 10 इंटू 3.33 हो जाएगा। तो Q इक्वल टू 150 माइनस 33.3 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो Q का मान कितना आ जाएगा बताओगे आप? 116.6 कितना 117.6 यही होगा ना, ठीक है। यस सर। हाँ कि 116.6 होगा, 116 116.6। हाँ वही तो 116 116.6 होगा। 6 हो, हाँ
तो ये देखो क्वांटिटी हो गई। यही अगर आपको आंसर एग्जाम में जरूर चेक कर लेना, इसी पी का मान आप सप्लाई फंक्शन में भी देखना, यही आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आता तो समझ जाना पी का मान गलत निकला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई फंक्शन सब्सिडी वाला बनाते हैं। तो सब्सिडी वाला सप्लाई फंक्शन बनाने के लिए हमको सप्लाई फंक्शन नोट करना पड़ेगा। आपका हो जाएगा 100 + 5p। अब इसमें क्या होता है, सब्सिडी वाला बनाना होगा, तो मैंने बोला ना कि p के साथ सब्सिडी को ऐड कर देना, तो p + 1 हो जाता है। तो 100 + 5p + 1 हो जाता है, तो ये आपका SS हो जाता है। अब आपको हो जाएगा 100 + 5p + 5, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 105 + 5p हो जाता है। ये आपका SS हो जाता है, ठीक है। ये आपका नया सप्लाई फंक्शन हो जाएगा, किसके साथ, सब्सिडी के साथ हो जाएगा। चलो अब इसको किसके साथ इक्विलिब्रियम करना है, इसको इक्विलिब्रियम करना है वही पुराने डिमांड के साथ। ये पुराना डिमांड आपका रहेगा और सप्लाई फंक्शन सब्सिडी वाला हो जाएगा। तो आपके पास क्या है कि पहला वाला जो आपका है Q = 150 - 10p, 150 - 10p, और आपका हो जाता है एक सप्लाई फंक्शन जो हो जाता है 105 + 5p। तो सप्लाई फंक्शन हो जाता है 105 प्लस कितना, 5p, 5p। तो ये आपका इक्विलिब्रियम निकाल लो, तो आपका हो जाएगा 5p D = SS। तो अब आपका क्या हो जाएगा, 150 - 10p = 105 + 5p। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 150 इधर ले जाओ, तो 10p - 5p = 105 - 150, ठीक है। अब आपके पास कितना हो जाएगा, 5p = यहां पे आपका पास क्या हो जाएगा, यहां पे एक मिनट, 95। 95, लेकिन माइनस का सर वहाँ पे -10p होगा, -10p। माइनस यहाँ पे ना, हाँ देखो गड़बड़ी हो गई ना, हाँ। तो ये जी सर। आपका कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा ना माइनस, तब तो नहीं, देखो गड़बड़ है यहाँ पे, 150 - 10p। वहाँ पे -15p, यहाँ पे -45। एक मिनट, ये -5p, सही सही है सर, नीचे -45। हाँ कितना, सही है सर। सही है ना, हाँ -45। अब माइनस से -45 माइनस जी सर। कैंसिल हो गया, p = 45/15, कितना आया p का मान, 3। 3 रुपए हो गया, 3। ठीक है। अब इस p का मान रख दो, चाहे डिमांड में, चाहे आप ये सब्सिडी वाले सप्लाई फंक्शन में। तो q का मान कितना आ जाएगा, आप डायरेक्ट बता दो मुझे, 120। 120 आ जाएगा, 120। ठीक है। अब चलो कंपेयर करते हैं, पुराने वाले प्राइस को लिख लो, नए वाले प्राइस को लिख लो। पुराना प्राइस कितना था, पुराना प्राइस था 3.33 3.3। और क्वांटिटी थी 116.6। तो क्वांटिटी थी आपकी 116.6 और पी था आपका पुराना 3.33। नया प्राइस जो आपका सब्सिडी की बात हो जाता है वो 3 रुपए हो जाता है और क्वांटिटी आपकी 120 हो जाती है। तो देखो सब्सिडी कितने की मिली, 1 रुपए की। प्राइस में कितना चेंजेज आया, प्राइस में चेंजेज आया 0.33। 33 पैसे का ना, 33 पैसे का। तो यानी कंज्यूमर को कितना बेनिफिट मिला, उपभोक्ता को कितना लाभ मिला, 33 पैसे का, क्योंकि उसके प्राइस में घटोतरी तो मात्र 33 पैसे ही हुई ना। और बाकी प्रोड्यूसर को कितना लाभ मिला, उत्पादक को, उत्पादक कितना खा गया, 67 पैसे, 67 पैसे उसका अपने जेब में रख लिया। जबकि सब्सिडी के लिए कितना पैसा आया था, 1 रुपए। तो पूरा 1 रुपए प्राइस डिक्लाइन नहीं किया, 33 पैसे प्राइस डिक्लाइन किया, बाकी अपने जेब में रख लिया, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपका क्या हुआ, ये 67 पैसे का, ये पैसे में है, ये पैसे का बेनिफिट प्रोड्यूसर को हो गया और 33 पैसे का बेनिफिट किसको हो गया, कंज्यूमर को हुआ। किसके द्वारा, 1 रुपए की सब्सिडी द्वारा, पर यूनिट सब्सिडी द्वारा। ओके, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। और ये क्वांटिटी है, देखो क्वांटिटी पहले से बढ़ जाती है। तो ये इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपको आते हैं। और ये मैं बताऊं कि डिमांड एंड सप्लाई में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई नहीं आएगा आपको। पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है। इस तरह क्वेश्चन अब आप डिमांड सप्लाई में कभी परेशान नहीं होगे।
बस कभी कभी परेशानी में आपको ऐसे प्रश्न दे दिए जाएंगे कि क्या करेगा कि 10p को इधर रख देंगे, ऐसे कर देंगे 10p इक्वल टू 150 माइनस क्यू, तो आपको ऐसे एक फलन रहेगा, एक फलन ऐसे रहेगा, तो अब आपको एक वेरिएबल में कर लेना होगा, मतलब q को इधर उठा कर लेना है और 10p को उधर कर देना, ताकि q q में रहे या p p में ही रहे फलन। ये पॉइंट आपको नोट करना होगा, ठीक है। और हरदम सब्सिडी को, टैक्स को p से घटाते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, q से घटाने लगते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन है, इसमें लास्ट में q दिखाई पड़ रहा है, ब्रैकेट में q लगाएंगे, माइनस क्या कर देंगे, 2 रुपए टैक्स है, माइनस q माइनस 2 कर देंगे। नहीं, q से आप नहीं करोगे, ओनली p के साथ ये घटना आप घटित करोगे। भाई कि आपने किसी से उधार पैसा लिया तो उसी को तो पैसा दोगे, तो आपने क्या हुआ, किसी के बेटे से आपने उधार लिया है तो पापा को थोड़ा पैसा दे दोगे। तो प्राइस के साथ आप करोगे ना, तो क्यू क्वांटिटी के साथ आप नहीं करोगे एक्टिविटी। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो पहला, फलन एक वेरिएबल में आपको करना होगा, ठीक। एक वेरिएबल का मतलब होता है अगर q इक्वल टू है तो दूसरे फलन को भी q इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। अगर p इक्वल टू है तो उसको भी ट्रांसफर करके आपको करना पड़ेगा। दूसरा, टैक्स को सदैव प्राइस से माइनस करना होगा ब्रैकेट लगा के, ऐसे नहीं करोगे, ताकि ब्रैकेट टूटेगा तो जो उसके बाहर एक कांस्टेंट वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ होगा, ठीक है। तो बिना ब्रैकेट की मत करना, नहीं बिना ब्रैकेट के करोगे गड़बड़ा जाओगे। तो ब्रैकेट लगा के ही, जैसे p माइनस 2 करना है, p माइनस 3 करना है, ओके। तो ये पॉइंट याद रखना। और चौथी चीज आपको जो करनी है कि आपको नया जो सप्लाई फंक्शन या टैक्स फंक्शन आएगा, इस फंक्शन के साथ नया इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालोगे, ना कि पुराने अब पुराना सप्लाई फंक्शन समाप्त टैक्स लगने के बाद, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आए होंगे, आप अनसॉल्व्ड देखना, अनसॉल्व्ड देखोगे, अब आपको लगेगा कि मैंने कितनी इजी चीज को गलत कर डाला है। अब आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ईमानदारी से बताना देख के पेपर। जी सर। लग रहा है ना, बिल्कुल सर। बिल्कुल लग रहा है ना कि कितनी हमने छोटी सी गड़बड़ी कर डाली है।